चलो स्मॉलर एंटिटी एवरीवन, हम लोग ने कल रिलेटेड पार्टी की बात की। देखो हमने रिलेटेड पार्टी की बात एकदम जनरल की। अब स्मॉलर कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग कि स्मॉलर कंपनी के भी रिलेटेड पार्टी होते हैं क्या। डेफिनेटली उनके रिलेटेड पार्टी बहुत कम होंगे, छोटी कंपनी है तो डेफिनेटली उनके रिलेटेड पार्टी भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे। लेकिन रिलेटेड पार्टी तो हो सकते कि नहीं हो सकते। मुझे तो बड़े कंपनी का रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई करना ऑडिटर के लिए डिफिकल्ट है कि छोटे कंपनी, बड़े कंपनी का। छोटे में उतना दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे फॉर स्मॉलर एंटिटी कंसिडरेशन इन केस ऑफ स्मॉलर एंटिटीज बाय ऑडिटर, कंट्रोल एनवायरमेंट। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरमेंट इन स्मॉलर एंटिटीज इज लाइकली टू बी डिफरेंट। याद है कंट्रोल एनवायरमेंट कहां पढ़ा है हम लोग ने, बोलो कंट्रोल एनवायरमेंट कहां पढ़ा है हमने। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल का पहला कंपोनेंट है कंट्रोल एनवायरमेंट, मतलब इंटीग्रिटी वाला। बड़ी कंपनी में मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होंगे और बाहर से टीसीडब्ल्यू जो छोटी कंपनी में पॉसिबल नहीं है। देखो स्मॉल एंटिटी का जो कंट्रोल एनवायरमेंट है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम लार्जर एंटिटी। बड़ी कंपनी में टीसीडब्ल्यूजी आउटसाइड से आता है बट स्मॉल एंटिटी में पॉसिबल ही नहीं है। ओनर ही ओन करता है, ओनर ही मैनेज करता है। बाहर से टीसीडब्ल्यूजी लाएगा बर्बाद हो जाएगा, वो इंडिपेंडेंट टीसीडब्ल्यूजी नहीं आ सकता। रोल ऑफ गवर्नेंस में भी अंडरटेकन डायरेक्टली बाय ओनर, खुद ओनर है, खुद मैनेज कर रहा है। बड़ी कंपनी में क्या तो ओनर शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट में 10 लोग और उसको छोड़ के टीसीडब्ल्यूजी है, बट यहाँ पे तो ओनर ही सब कर रहा है, मैनेज भी वही कर रहा है। तो टीसीडब्ल्यूजी यहाँ बाहर से ही, अगर तुमको याद होगा टीसीडब्ल्यूजी तो कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उधर पढ़ा है लेसन नंबर 3 में। वेर नो अदर ओनर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे ओनर मैनेजर टीसीडब्ल्यूजी एक ही बंदा है, केएमपी एक ही बंदा है। मुझे बताओ तुमने कल पढ़ा था केएमपी से भी रिलेटेड पार्टी होते बराबर, और फिर की ओनर से भी रिलेटेड पार्टी होते, क्लोज रिलेटिव से भी होते। यहाँ ओनर मैनेजर एक ही बंदा है तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी बनने का चांसेस कम है। ये था कंट्रोल एनवायरमेंट। अच्छा कंपोनेंट में, पांचों कंपोनेंट में गाइस एक कंपोनेंट और था, कंट्रोल एक्टिविटी। कितना कंपोनेंट था ये, पांचों कंपोनेंट में एक कंपोनेंट और था कंट्रोल एक्टिविटी। कितना कंपोनेंट है, फोर्थ वाला था। ढक्कन लोग कुछ भी याद नहीं रहता। फर्स्ट कंट्रोल एनवायरमेंट, सेकेंड एंटिटी रैप, उसके बाद कंट्रोल बनाएगा। फोर्थ वो कंट्रोल अच्छे से चले, थर्ड के लिए तो बनाते हैं कंट्रोल एक्टिविटी, और फिफ्थ है पूरा मॉनिटरिंग। अब मुझे तो यहाँ पे कंट्रोल एक्टिविटी देखो, जहां पे बड़ा कंपनी है तो वहां पे स्टेप 3 में बड़ा इंटरनल कंट्रोल बनता है, तो स्टेप 3 में बड़ा इंटरनल कंट्रोल बनता है तो स्टेप 4 कंपोनेंट में वो कंट्रोल को क्या करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। बताया था ना, कंपोनेंट 3 में कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल डिजाइन होता है, कंपोनेंट 4 में उस इंटरनल कंट्रोल को क्या करते हैं हम लोग, एग्जीक्यूट करते। क्या करते हैं, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एक्टिविटी लगेगी। अरे यहाँ पे जब छोटी कंपनी है तो थर्ड स्टेप पे कंट्रोल भी क्या होगा, इनफॉर्मल होगा, घटिया होगा, तो यहाँ पे कंट्रोल एक्टिविटी का सवाल उठता ही नहीं। याद है ना कंट्रोल एक्टिविटी में क्या आता है, वैसे बताओ मुझे, कंट्रोल एक्टिविटी में क्या आता है। कंट्रोल एक्टिविटीज में क्या क्या आता है बोलो। कंट्रोल एक्टिविटीज में भूल गए यार। स्टेप 3 में तुमने वो मशीन बनाया इंटरनल कंट्रोल, स्टेप 4 में वो मशीन कौन यूज करेगा, ऑथोराइजेशन, पैरिंग। पैर कुछ भी नहीं पढ़ते और तुम लोग, क्या बोलूं, कुछ पढ़ते नहीं। और इसमें कुछ लोग अभी जो इंटेंशनली एब्सेंट रहे ना, ये शिव बालक का भाई, तू उसके पेरेंट्स को कॉल कर। और कौन कौन इंटेंशनली एब्सेंट है, वो मोटू तो 3 साल के बाद उसका एग्जाम, क्या नाम लिया, देवानंद। और शिव बालक को रोज पेट में क्या हो जाता था ऑडिट में, उसका भी कंप्लेन कर। भाई तुम रेगुलर नहीं बैठोगे, नहीं पढ़ोगे, धज्जियां उड़ जाएगी। बताओ पढ़ाया है कि नहीं मैंने पांचों कंपोनेंट। मेरी लास्ट बैच में 95 आवर्स गए थे, तुम्हारी बैच में 130 आवर्स जाने वाले हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस कर, बीच में रिवीजन भी कर रहे हैं, मतलब 20-25 घंटे एक्स्ट्रा जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर यही हाल रहेगा तो फिर क्या बोलेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे सर को, यार सर बोलेंगे विवेक तूने क्वेश्चन भी ऐड किया, तूने बीच बीच में रिवीजन भी कराया, उसके बाद ये हाल। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। इस बैच में बहुत आराम से जा रहा हूँ, यकीन करो, आराम से शुरू कर रहा हूँ। 10 मिनट का ब्रेक बोल के 20-25 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, 4:30 बोलता हूँ, 5 आधा घंटा एक्सटेंड करके नहीं करता, 10-15 मिनट एक्सटेंड करके छोड़ देता हूँ। तक मेरा मूड है कि तुमको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठे, थोड़ा छोटा लेक्चर एक चलेगा, बट वो हो नहीं रहा है। चौथा कंपोनेंट था कंट्रोल एक्टिविटी, जहाँ पे अच्छा इंटरनल कंट्रोल बनता है थर्ड में, वहां पे कंट्रोल एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल एक्सेस, मतलब फिजिकल कंट्रोल अच्छा होना। जैसे अभी पीसी सेफ जगह पे बीच बीच में तो गिरा सकता है, बता कंट्रोल एक्टिविटी की नहीं, सॉफ्टवेयर टूटे नहीं। ऑथोराइजेशन किसको दिया है, अरे कंट्रोल बनाना इंपॉर्टेंट नहीं। फोर्थ में
वो ऑथोराइज कौन है एग्जीक्यूट करने के लिए, कंट्रोल एक्टिविटी। फिर उसके बाद तुम्हारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करेंगे, बराबर। फिर रिव्यू करना, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बताया था एप्लीकेशन कंट्रोल जो सॉफ्टवेयर होता है, और जनरल आईटी कंट्रोल हार्डवेयर होता है, ये भी कंट्रोल एक्टिविटी की सॉफ्टवेयर अच्छे से चले, इंटर कंट्रोल अच्छे से चले, अगर याद हो तो। फिर रिव्यू एंड फिर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। छोटी कंपनी में ये सब पॉसिबल है क्या, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, ना ऑथोराइजेशन पॉसिबल है ना सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी पॉसिबल है, समझ में आ रहा है एवरीवन। देखो इन स्मॉलर एंटिटीज आर लाइकली टू बी लेस फॉर्मल एंड स्मॉलर एंटिटी में हैव नो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस फॉर डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी रिलेशन एंड ट्रस्ट। डेफिनेटली यार छोटी कंपनी है तो रिलेटेड पार्टी के लिए कोई इंटरनल कंट्रोल ने बनाया होगा क्या, नहीं। नो डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस मतलब रिलेटेड पार्टी के लिए कोई इंटरनल कंट्रोल ही नहीं बनाया, जब बनाया नहीं तो उसके ऊपर कंट्रोल एक्टिविटी भी लगेगा नहीं। बड़ी कंपनी में क्या बोला, एक्सपर्ट को रखते रिलेटेड पार्टी को पहचानने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाते जो रिलेटेड पार्टी को पहचानता है। छोटी कंपनी में लेस फॉर्मल कंट्रोल है, तो रिलेटेड पार्टी को लेकर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अगर तुमने रिलेटेड पार्टी को लेकर कोई कंट्रोल ही नहीं बनाया कॉम्पोनेंट 3 में, तो कॉम्पोनेंट 4 में कोई कंट्रोल एक्टिविटी लगेगा वहां पे, बोलो, अरे बोलो यार, लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, बराबर। क्या बोला मैंने, बोलो गाइस। डन एवरीवन, कंट्रोल एक्टिविटीज। नेक्स्ट है ओनर मैनेजर में मिटिगेट सेम सम ऑफ द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टी। देखो अगर कंपनी का ओनर मैनेजमेंट एक ही बंदा है यार, रिश्तेदार कम होंगे ना, तो मिटिगेट मतलब रिलेटेड पार्टी का रिस्क अपने आप क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बराबर। बोलो यार, होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखोगे छोटी कंपनी है, तो छोटी कंपनी में अगर एक दो रिश्तेदार है वो ढूंढना भी मुश्किल हो जाए। क्यों, बड़ी कंपनी पकड़ी जाती है, होल्डिंग बनाया, सब्सिडरी बनाया, ये सब बनाया, तो उनका पकड़ा जाना आसान है। छोटी कंपनी ने कोई अगर रिलेटेड पार्टी बनाया भी है तो ढूंढना बहुत मुश्किल है। दो रीजन ढूंढना, एक तो छोटी कंपनी है तो कोई डाउट नहीं कर सकता कि इनकी ज्यादा रिलेटेड पार्टी है, दूसरा इनका इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, रिलेटेड पार्टी को कैसे आइडेंटिफाई करे, ढूंढना मुश्किल होगा कि नहीं। देखो माना इधर रिस्क कम है, ओनर मैनेजर में मिटिगेट मतलब रिड्यूस सम ऑफ द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो भी रिस्क होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, मिटिगेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बराबर, बराबर ना, रिड्यूस करेंगे, ये एक बेनिफिट है। लेकिन दूसरी तरफ देखो और दूसरी तरफ क्या लिखा है गाइस, और पोटेंशियली इंक्रीज दोस रिस्क। पोटेंशियली कब इंक्रीज हो सकता है, थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, उसके नीचे लिखो कंसीलमेंट। कोई बात ओनर को छुपाना बहुत आसान है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मतलब एक्टिव कंसीलमेंट, कोई बात इन ऑल मेन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। यार मैं ही ओनर हूं, ठीक है, मैं ही मैनेजर हूं, मैंने कोई रिलेटेड पार्टी बनाया भी है, किसी को बताऊंगा क्या मैं, क्या एक्टिव कंसीलमेंट मतलब इन्वॉल्वमेंट मतलब एक्टिव कंसीलमेंट, मैं बातें छुपा सकता हूँ कि नहीं मैं, बोलो मेन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन छुपा सकता हूं मैं। छोटी कंपनी में कोई कौन ही चेक करेगा कि रिलेटेड पार्टी है कि नहीं, अगर वहां रिलेटेड पार्टी होने के चांसेस कम है तो रिस्क कम है। लेकिन अगर कम चांसेस है और वहां पे रिलेटेड पार्टी हो गए और सामने वाला बताएगा क्या, नहीं बताएगा, इंटरनल कंट्रोल भी नहीं है, वो एक्टिवली क्या कर सकता है, छुपा सकता है मेन एस्पेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन मतलब रिलेटेड पार्टी के मेन एस्पेक्ट क्या कर सकता है, छुपा सकता है। थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मतलब कंसील करेगा इन ऑल मेन एस्पेक्ट ऑफ कौन से ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को आरपीटी चाहिए तो वहां लिखो, उसको क्या कर सकता है, वो उस ट्रांजेक्शन को, उस रिश्तेदारी को क्या कर सकता है, छुपा सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अरे बोलो यार। तुमने वो मूवी देखी है हलचल मूवी, अक्षय खन्ना परेश रावल का, वो कितने साल से शादी करके बैठा रहता है, उसके दो बच्चे भी रहते, स्मॉल एंटिटी, कितने साल, 15-20 साल के आदमी नहीं पता चलता है, वो तो अक्षय खन्ना को वो लड़की पटाना होता है उस चक्कर में हो जाता है, अदरवाइज वो भी नहीं। तो भाई छोटे एंटिटीज में रिलेटेड पार्टी ढूंढना बहुत मुश्किल है, समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने। तो अन ओनर मैनेजर में मिटिगेट मतलब रिड्यूस कर सकता है सम ऑफ द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये पॉजिटिव वे में बोला कि छोटी कंपनी में रिलेटेड पार्टी होना मुश्किल है, लेकिन अगर हो गए तो पोटेंशियली इंक्रीज दो रिस्क बढ़ सकता है। एक्टिव कंसील कुछ बातें तुम छुपाओगे इन ऑल द मेन एस्पेक्ट, मेन एस्पेक्ट मतलब मेन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की कुछ बातें तुम छुपाओगे, राइट एवरीवन। और सच एंटिटीज छोटी कंपनी के लिए ऑडिटर ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशन एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड एनी कंट्रोल दैट में एग्जिस्ट ओवर दिस। देखो नॉर्मली तो लोग इंटरनल कंट्रोल बना ही नहीं सकते रिलेटेड पार्टी का, अगर तुमने इनफॉर्मल कुछ बनाया है तो ऑडिटर क्या करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। अगर छोटी कंपनी में रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, जैसे बड़ी कंपनी में लेते हो। अरे बोलो यार, क्या छोटी कंपनी में 99% नहीं होगा रिलेटेड पार्टी, 1% हो सकता है कि नहीं, अगर होगा तो क्या उसका अंडरस्टैंडिंग लेंगे रिलेशन का, यस। क्या ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, यस। और उसके लिए एनी कंट्रोल मतलब अगर लोग ने जो रिलेटेड पार्टी थोड़े बहुत उनके लिए कुछ इंटरनल कंट्रोल बनाया। अभी क्या होता है इंटरनल, मैंने कल बताया था
कि जो रिलेटेड पार्टी उनका ट्रांजेक्शन कौन ऑथराइज करेगा, रिलेटेड पार्टी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रिलेटेड पार्टी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो सारे कंट्रोल्स इधर भी तो होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 99% रिलेटेड पार्टी नहीं होगा तो कंट्रोल्स नहीं होगा, 1% का रिलेटेड पार्टी रिलेशन है, कंट्रोल्स भी होगा, लेकिन वो क्या होगा, लेस फॉर्मल, मतलब घटिया करेगा, कंट्रोल होगा बट घटिया होगा। तो ऑडियो को अंडरस्टैंडिंग तो लेना पड़ेगा उस रिलेशन का, उस ट्रांजेक्शन का और उस रिलेटेड पार्टी कंट्रोल का जो प्रेजेंट होगा, जो एग्जिस्ट मतलब प्रेजेंट करता होगा ओवर दिस। कैसे पूछेंगे, जैसे ऊपर पढ़ा था, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट को, कंबाइन विद अदर प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन भी करेंगे, अरे ऊपर जो पढ़ा था वही है कि नहीं, ऑब्जर्वेशन करेंगे, मैनेजमेंट ओवरसाइट करेंगे, रिव्यू करेंगे उनकी एक्टिविटीज, इंस्पेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स। देखो आगे मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पार्टी पता चलते हैं, कई बार ऑब्जर्वेशन से पता चलता है। अगर मैनेजमेंट किसी को बहुत ज्यादा भाव दे रहा है देन ऑब्जर्वेशन बताता है कि वो रिलेटेड पार्टी हो सकता है। हमने ऐसा रियल में देखा है, कई बार हमने देखा है, जब हम लोग आलोक इंडस्ट्री, इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, वहां का सीनियर मैनेजमेंट ओनर वगैरह जीवराज का वगैरह 50-60, अब ना मैं बहुत रियलिटी एग्जांपल देता हूँ, ये वीडियो कहीं ये नहीं करने का, 55-60 साल का आदमी अपने रिसेप्शन को बहुत भाव दे रहा है। फिर उसके बाद उसका जो ड्राइवर है टकला मिश्रा, उसको भी इतना भाव दे रहा है क्योंकि टकला मिश्रा ड्राइविंग तो करता है, उसके पास गाड़ी तो चलाता है उसका, साथ में उसको एक ट्रांसपोर्टेशन का धंधा खोल के दिया है। तो आलोक को तो बहुत सारी गाड़ी लगती है कपड़े ट्रांसफर करने के लिए, तो अपने ड्राइवर को उसने एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस डाल के दिया है और ड्राइवर को बहुत भाव भी देता है अपने। तो ड्राइवर सीक्रेसी रखता होगा, कहीं जाता रहेगा फार्म हाउस वगैरह तो सीक्रेसी रखता रहेगा, ड्राइवर को बिजनेस वगैरह दिया है भाई, ये होता है। और ड्राइवर को इसने बिजनेस वगैरह देके रखा है, ड्राइवर का मिश्रा का खुद का एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, जहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज के बहुत सारे ऑर्डर ट्रांसपोर्टेशन के कपड़े के उसको ही मिलते हैं। वो ड्राइवर नाम के लिए ड्राइवर है, 40,000 महीना, वो साला उसमें लाखों कमाता है अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में। ऐसा होता है भाई, समझ में आ रहा है। तो वो तुम कैसे ऑब्जर्वेशन से पता कर सकते हो, अगर कोई किसी को ज्यादा भाव दे रहा है दैट मीन्स वहां पे क्या है, कुछ रिलेटेड पार्टी रिलेशन हो सकता है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स से पता चलते हैं कि कंपनी की कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। क्या ये हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ा था, सिर्फ एक चीज उसने क्या, देखो एक ही चीज नया है कि स्मॉल छोटी कंपनी में कंट्रोल एनवायरमेंट अलग अलग लोग नहीं है, तो वहां पे क्या है, रिलेटेड पार्टी में रिस्क कम होगा। लेकिन कभी कभार अगर रिलेटेड पार्टी हो तो लोग छुपा भी सकते हैं, और अगर वहां रहा तो सेम अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो ऊपर पढ़ा था। अरे बोलो यार, डन एवरीवन। देखो अभी तक तुमने अंडरस्टैंडिंग ली 315 की, इंक्वायरी करेंगे, उनको पूछेंगे तुम्हारा कंट्रोल कैसे आइडेंटिफाई करता है रिलेटेड पार्टी, तुमने उसकी अकाउंटिंग कैसे की, डिस्को, ये सब हमने पूछा, ऑब्जर्व किया, इंस्पेक्ट किया, तो 315 हो गया। हम खुद भी तो ढूंढ सकते। 330 में हम क्या करेंगे, खुद टेस्टिंग करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और पता करेंगे रिलेटेड पार्टी डाल दो भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड वेरीफाई रिलेटेड पार्टी। ये 330 की बात करो, ऊपर अंडरस्टैंडिंग का भी खुद यहाँ पे टेस्ट करेंगे। देखो एवरीवन, हाउ कैन एन ऑडिटर वेरीफाई द एग्जिस्टेंस, मतलब गाइस प्रेजेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक ऑडिटर कैसे वेरीफाई कर सकता है खुद से। ऑडिटर को अलर्टनेस रखना यार, डेफिनेटली। बताओ क्राफ्ट पढ़ा है ना, तो रिलेटेड पार्टी तो फ्रॉड के बराबर है ना। याद रखो जो क्राफ्ट में प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तुमने जो पढ़ा है, वहां पे CRAF 4 कंडीशन लिखी है, तो मतलब कि 4 ही चीज नहीं आएगी, ऐसी कोई भी वो 4 चीज के अंदर कोई भी और भी चीज होगी, वहां पे भी क्या करना है, माइंड को अलर्ट करना है। वो तो चारों एग्जाम्पल है जो वहां पे दिए ना, CRAF, कॉन्ट्राडिक्टरी है, रिलायबिलिटी पे डाउट है, एडिशनल फ्रॉड वगैरह है। तो अभी रिलेटेड पार्टी में भी फ्रॉड होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें, वहां पे तुमको क्या करना है, जहाँ फ्रॉड का नेचर अलर्ट होना पड़ेगा। तो बोलता है अलर्ट होके कुछ डॉक्यूमेंट रिव्यू करना पड़ेगा, और वो डॉक्यूमेंट चेक करके शायद उसको पता चल जाए कि कौन से रिलेटेड पार्टी रिलेशन है और कौन से ट्रांजेक्शन है। सेम चीज यहाँ पे लिखा जो क्वेश्चन में लिखा है, तुम क्या क्या चेक कर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न से बदलता है, बताओ कंपनी का इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करना पड़ता है। तो अगर कंपनी के जिस बंदे ने इनकम टैक्स रिटर्न को साइन किया है वो क्या माना जाएगा, कंपनी का रिलेटेड पार्टी। अगेन इनकम टैक्स रिटर्न में खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स लॉ में पढ़ोगे, दर्शन पढ़ाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद रिलेटेड पार्टी का डिटेल्स मांगता है। तो एक बार वो ऑडिटर को नहीं देगा, बट लीगल अथॉरिटी को तो सही भेजेगा कि नहीं भेजेगा, वो डिटेल्स भेजेगा ना वो। उसमें मेरे को लिस्ट मिल जाएगी रिटर्न के अंदर ही, कौन कौन इसके रिश्तेदार है, किसने इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई किया, किसने इनकम टैक्स रिटर्न साइन किया। वहां से मेरे को बहुत सारे रिलेटेड पार्टी के बारे में जानकारी मिल सकती है। बिकॉज देखो वो ऑडिटर को झूठ बोल सकता है, बट लीगल अथॉरिटीज को झूठ बोलेगा, इनकम टैक्स रेट वेट मारा तो सब कुछ पता कर लेगा। समझ में आ रहा है।
फिर इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू सेम, जैसे ये इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अब तो तुमने लॉ पढ़ लिया है, तो कंपनी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, ओनर, डायरेक्टर, उनकी शेयर होल्डिंग, कुछ भी जानकारी चाहिए, प्रोस्पेक्टस सही है कि नहीं, कुछ भी। अब तो प्रोस्पेक्टस जो कंपनी का छपता है उसमें जो लोग साइन करते, जो लोग एक्सपर्ट होते, मोस्टली लोग कंपनी का सोचते, तो वो लोग रिलेटेड हो सकते कि नहीं हो सकते। तो तुमको एमसीए की वेबसाइट है, सेबी स्टॉक मार्केट, सेबी का लॉ जो स्टॉक मार्केट को गवर्न करता है, उससे बहुत सारी आइडिया मिल जाएगा। आरबीआई से तो बहुत सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जहाँ पे ये लोग ने कंपनी फॉर्म करने के टाइम पे पालन करने के लिए बार बार जानकारी दिया है, उससे तुमको पता चल जाएगा कौन नॉमिनी है, कौन क्या, जैसे लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें नॉमिनी वगैरह कौन है वो भी पता चल जाता है। डॉक्यूमेंट एसोसिएट विद एंटिटीज फाइलिंग, मतलब गाइस इंफॉर्मेशन सबमिट करना। अगर तुम इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करते हो तो हम लोग बोलते हैं उसको इनकम टैक्स फाइलिंग। तुम जीएसटी करते हो, देखो फाइलिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन सबमिट करना। अब तुम जीएसटी फाइलिंग बोलोगे तो जीएसटी रिटर्न हो गया, इनकम टैक्स फाइलिंग बोलोगे तो इनकम टैक्स रिटर्न, आगे वर्ड ऐड हो जाता है। इस तरह यहाँ पे शेयर मार्केट की कुछ फाइलिंग है, प्रोस्पेक्टस। तुमने क्या किया, डॉक्यूमेंट एसोसिएट विद एंटिटी, तुमको अपना आईपीओ लाना था, उस टाइम पे तुमने क्या किया, एक अपना प्रोस्पेक्टस फाइल किया, किसके पास, सिक्योरिटी रेगुलेटर मतलब सेबी के पास। तो सेबी के पास जो प्रोस्पेक्टस दिया उसमें बहुत सारे नॉमिनी, रिलेटेड पार्टी, एक्सपर्ट लोग के बारे में पता चलता है। ये समझ में आ रहा है, प्रोस्पेक्टस पढ़ा है ना। और फाइलिंग मतलब समझा ना, इन्फॉर्मेशन सबमिट करें, या क्या सबमिट करा है वो, प्रोस्पेक्टस। फिर शेयर होल्डर रजिस्टर्ड टू आइडेंटिफाई, शेयर होल्डर रजिस्टर्ड टू आइडेंटिफाई द एंटिटीज प्रिंसिपल शेयर, जो उनकी शेयर होल्डर रजिस्टर होती है, उस रजिस्टर में तुमको कौन से मेन शेयर होल्डर से उसके बारे में पता चलता है, राइट एवरीवन। एंड फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट विद की मैनेजमेंट, डेफिनेटली केएमपी तो रिलेटेड पार्टी होता है और उनके साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो कहीं ना कहीं केएमपी के साथ क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन वगैरह भी हो रहा है। देखो मेरे ख्याल से की मैनेजमेंट वहां पे कंपनी में भी है, और की मैनेजमेंट का खुद का भी धंधा हो सकता है ये नहीं। और टीसीडब्ल्यूजी, अब छोटी कंपनी में तो टीसीडब्ल्यूजी रहने से रहा भाई, टीसीडब्ल्यूजी ऑलवेज रिलेटेड पार्टी होगा, भले वो इंडिपेंडेंट होगा, बट कंपनी में तो है ना, गवर्न करता है ना कंपनी को। फिर रिकॉर्ड ऑफ एंटिटीज इन्वेस्टमेंट, मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में जिसका नॉमिनी का नाम है, पेंशन। अब देखो रिलायंस कंपनी के पेंशन में मुकेश अंबानी के साथ और 18 लोग का नाम है पेंशन में जो नॉमिनी है। तो ये नॉमिनी वगैरह क्या है, इन्वेस्टमेंट जो नॉमिनी, ये सब रिलेटेड पार्टी होंगे कि नहीं। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, सपोज ये ध्यान सुनना, मैंने पहले भी बताया, छोटी कंपनी में समझो दर्शन सर, योगी सर, अंजुजा सर, तीन लोग, ये छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तीनों ही मैनेजमेंट भी और ये तीनों ही क्या है, टीसीडब्ल्यूजी, बट दोनों का रोल अलग होता है कि नहीं, तो दोनों का काम कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं। अरे बोलो यार, कॉन्फ्लिक्ट, अगर तुम ही मैनेजमेंट हो तुम ही टीसीडब्ल्यू, दैट मींस यहाँ पे रियल पार्टी इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, तो मैनेजमेंट में जो डिसीजन लेना है वो किसको पूछ के लेते हैं, टीसीडब्ल्यू, वो तो तुम खुद ही करने वाले इन्फ्लुएंस। हाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहिए टीसीडब्ल्यूजी। तुमने ऑडिट कमिटी पढ़ लिया है अभी लॉ में, वो भी एक प्रकार का टीसीडब्ल्यूजी है, जो इंडिपेंडेंटली कौन से ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिकमेंडेशन करता है, ठीक है। उसी तरह मैंने बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी एक ऑडिट कमिटी है, सॉरी टीसीडब्ल्यूजी है, बताया था कि नहीं बताया था, याद है, अपने योगी सर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताया था ना। चलो हाँ हाँ, मैं बोला तूने फीचर्स ऑफ कंपनी बोला, कि फीचर्स ऑफ कंपनी का मेरा कोड था प्लास्टिक, मेरे को लगा तूने वो बोला, जैसे परपेचुअल सक्सेशन, फिर वो लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, फिर वो सब था, मैं बोला तू कोड बोल रहा है। नेक्स्ट, अच्छा और बताओ, कॉन्ट्रैक्ट से एग्रीमेंट है, नॉट इन एंटिटीज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बताओ ये मैंने कल बताया था, सब एग्जांपल याद होना चाहिए। ये कपड़े का इसका धंधा है और ये टाइल्स बेच रहा है, ऑर्डिनरी कोर्स के बाहर धंधा कर रहा है, तो भाई गड़बड़ है, जिसके साथ डीलिंग कर रहा है रिलेटेड पार्टी वो लोग हो सकते। वो रिद्धि का भी नहीं है क्या आज, वो भी नहीं है, तो सैंपल लोग है यार सब, तो बढ़िया। चलो, स्पेसिफिक इनवॉइस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, इनवॉइस बिल, अब ध्यान सुनना, कई बार प्रोफेशनल एडवाइजर का, सपोज ये अपना सिद्धार्थ लिमिटेड कंपनी है, तो सिद्धार्थ लिमिटेड को कोई ना एडवोकेट से प्रोफेशनल एडवाइस लिया, वो अपना पैसा भरा, कोई दिक्कत नहीं, बट सिद्धार्थ लिमिटेड, सिद्धिका लिमिटेड के लीगल एडवाइजर का पैसा कौन पे करता है, सिद्धार्थ लिमिटेड। क्यों पे करता है, उनका इनवॉइस, और बार बार क्यों तू मिलने जाता है भाई, अगर सिद्धिका लिमिटेड का लफड़ा है, सिद्धिका लिमिटेड का एडवोकेट है, तो तू कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब बार बार क्यों कम्युनिकेट करता है उस वकील से, और उसके बिल्स तू क्यों पे कर रहा है, तो कुछ तो लफड़ा होगा दोनों के बीच में। अरे बोलो यार, सिद्धार्थ होगा कि नहीं होगा। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के नाम पे, उसमें नॉमिनी सिद्धार्थ लिमिटेड में इंश्योरेंस में नॉमिनी होने सिद्धार्थ होना चाहिए, सिद्धार्थ यहाँ पे सिद्धि का है,
तो कुछ तो लफड़ा है। फिर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखो जहां पे बार बार नेगोशिएशन होता है ना, वो रिलेटेड पार्टी होता है। जैसे तुम लोग मेरे से एवरीडे नेगोशिएशन कर रहे हो, डिस्काउंट दो डिस्काउंट, रिलेटेड पार्टी का यही काम है, और हम तो पहचान वाले हैं। तो जहाँ पे बार बार एग्रीमेंट के टर्म्स चेंज हो रहे, समझ जा रहा हूँ, रिलेटेड पार्टी। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है जहाँ बार बार टर्म्स कम्युनिकेशन ये नेगोशिएशन चलता है, वहां पे हम लोग बोलेंगे कि भाई क्या है, रिलेटेड पार्टीज है। समझ में आया एवरीवन? आगे यहां तो कोई दिक्कत? इंटरनल ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये मेरा ना एक छपरी सी है, या उनका ये कहा है फिफ्थ कंपोनेंट मॉनिटरिंग। इंटरनल ऑडिटर एक सीए भी हो सकता है, एम्प्लॉय भी। अब तो तुमको सर ने 138 पढ़ा दिया रहेगा लॉ में, डबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस पे एप्लीकेबल है इंटरनल ऑडिटर। एक तो लिस्टेड कंपनी को मैंडेटरी है, ठीक है। प्राइवेट और अनलिस्टेड के लिए कंडीशन है, अनलिस्टेड के लिए 4 कंडीशन है। डबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब डबल मतलब डी से डिपॉजिट बराबर 25 करोड़, फिर प्रॉफिट पेड अप कैपिटल 50 करोड़, डबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोरोविंग 100 करोड़, और टैक्स मतलब टर्नओवर 200 करोड़। ये 4 में से कोई भी एक कंडीशन तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एप्लीकेबल है। अब प्राइवेट के लिए सिर्फ बी और टी, बीटी प्राइवेट के लिए 2 कंडीशन है, और लिस्टेड को ऑलवेज एप्लीकेबल है। चला जबान पे रहना, कोई नींद में टपली मारे पूछे तो याद रहना चाहिए सब कुछ, बराबर ना। इंटरनल ऑडिटर भाई वहां पे 365 दिन है बंदा, हर महीने वो रिपोर्ट दे रहा है। उसकी रिपोर्ट में से आइडिया मिल सकता है कि कौन रिलेटेड पार्टी कौन नहीं, बिकॉज याद कर रखना वो भी एक सीए और वो भी इंटरनल ऑडिट कर रहा है, बस इंडिपेंडेंसी का फर्क है। तो भी रिलेटेड पार्टी भी रिपोर्ट करता है, समझ में आ रहा है। और अरेंजमेंट्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट दैट में इंडिकेट, अरेंजमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट दैट में इंडिकेट एग्जिस्टेंस मतलब प्रेजेंस ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड या अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप और ट्रांजेक्शन। जैसे हमने 315 में मैनेजमेंट को पूछा, ध्यान सुनना, मैनेजमेंट को पूछा कि तुम्हारे कौन से रिश्तेदार है, तो सीता और गीता। बाद में हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट देखे, अरेंजमेंट मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, ये तो सीता और गीता ही दो लोग, हमको बाद में कविता और डेनिटा भी इसके रिश्तेदार। तो यहाँ पे कुछ छुपा रहा था जानबूझ के। डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट चेक करके बताया कि प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड, जो मैनेजमेंट ने पहले नहीं बताया अब हमको पता चला, मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट का इंटेंशन क्या हो सकता है, फ्रॉड का हो सकता है। अरेंजमेंट मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिससे आइडिया आ जाता है। बोलो यार, डन एवरीवन? अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 पॉइंट है, माँ कसम ऐसा कोड है जबान पे रहता है 12 के 12 पॉइंट, बराबर ना ना कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं करते तुम लोग, एब्सेंट रहते हो। चलो वैसे भी गाली खाना है, क्वेश्चन खत्म करके भी गाली खाना है मेरे को, तो बिना कोड दिए गाली खाते। चलो ना ना ना, आगे बढ़े एवरीवन। ना ना ना, आगे आगे डिस्टर्ब मत करो यार, नहीं है उसका कोड, बस। अरे कोड ही नहीं है उसका, नहीं है कोड, माँ कसम खा कोड नहीं, बस। हाँ, अरे नहीं है कोड, माँ कसम, बस। ना ना कुछ गलत नहीं, सब सही है। देखो जो कुछ पाना है तो तुमको डिजर्व करना पड़ेगा, तो तुम मेरे को प्रूव करो कि तुम पढ़ रहे हो, डिजर्व करो। तुमने टेस्ट भी नहीं करवाया, मैं जाने के पहले बोला था 111 थर्ड का टेस्ट करवा, वो तो मेरे रहते ही हो गया था, थर्ड का किधर हुआ, तुमने करवाया नहीं। तुम्हारा इंटेंशन ही, तुम बोलोगे सर क्यों नहीं करवाएंगे टेस्ट, जब मेरे को लगेगा तुम डिजर्व करते हैं यार, मेरे को एक दिन 1 घंटा आऊंगा, सारे कोड दे के जा सकता हूँ। ये मत सोचना कि मैं नहीं दूंगा कोड, बट पहले तुम डिजर्व करो, बराबर, डिजर्व करो, फिर मैं आगे कोड दे दूंगा। चलो आगे एवरीवन आगे बढ़े। और नहीं है इसका कोड, क्लियर है, कोड ही नहीं है भाई, किसी का भी कोड नहीं है, बस। चलो आगे, ये हो गया एवरीवन। नेक्स्ट, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ डॉक्यूमेंट से पता चल जाता है कि कौन है रिश्तेदार और कौन है नहीं। अच्छा तुमने डॉक्यूमेंट चेक किया तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया रहेगा ना। अब बताओ 315 में तो सारे रिश्तेदार बताएगा नहीं, डॉक्यूमेंट चेक किया तो तुमको वो भी रिश्तेदार पता चलते जो लोग ने डिस्क्लोज नहीं किया था, वो भी ट्रांजेक्शन पता चलते जो लोग ने डिस्क्लोज नहीं किया था, राइट एवरीवन? हाँ अभी देखा ना, डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब ऊपर की जो चीजें, इन्वेस्टमेंट्स, प्रोस्पेक्टस, तो वो कुछ चीजें छुपा रहा था तो मेरे को डॉक्यूमेंट पता चलेगा नहीं पता चलेगा। मैंने पहले 315 अंडरस्टैंडिंग ली है, 330 से डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मैंने टेस्ट किया, तो मुझे वो भी रिलेटेड पार्टी है, देखो फ्लो है, वो भी आइडेंटिफाई हुए जो लोग उसने पहले डिस्क्लोज नहीं किया था। तो ये ज्यादा रिस्क है, जो उसने बोला, जो उसने डिस्क्लोज किया, डेफिनेटली वो ज्यादातर जेन्युइन होगा, इसलिए उसने डिस्क्लोज कर दिया। जो उसने छुपाया वो ज्यादा रिस्की हो, ये बराबर की नहीं, बोलो यार। अब तुम क्या करोगे, देखो यहाँ पे एवरीवन सारे बच्चे, ये ओल्ड सिलेबस में इस पे क्वेश्चन आया था,
देखो यहाँ पे ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है रिलेटेड पार्टी और सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी रिलेशन आइडेंटिफाई करता है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दैट मैनेजमेंट हैज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड। देखो ये इंपॉर्टेंट, अगर उसने जो मुंह से बोल दिया था मुझे उस पर ज्यादा डाउट नहीं, जो रिश्तेदार उसने बताया नहीं था और वो मेरे को उसने नहीं बताया, प्रीवियसली आइडेंटिफाई नहीं किया, प्रीवियसली डिस्क्लोज नहीं किया, तो ऑडिटर क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा इन्फॉर्मेशन किसको, टू अदर मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम को बताएगा कि भाई और भी रिलेटेड पार्टी लोग है, मैनेजमेंट ये बात छुपाई है। और जहां पे भी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क AS 18 बोला था ना, वो क्या बोलता है, तुम रिक्वेस्ट करोगे मैनेजमेंट को कि टू आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी। उसने तो बोला नहीं था। मुझे एक चीज बताओ, जेन्युइनली भी हो सकता है शायद मैनेजमेंट को पता नहीं था, जो रिलेटेड पार्टी हमको पता चला, क्या जेन्युइनली हो सकता है मैनेजमेंट को नहीं पता था? हो सकता है कि नहीं, मैंने कल बोला था, तो हम उसको बोलेंगे भाई देख हमको पता चला, तो अगर जेन्युइन है तो अभी ये रिलेटेड पार्टी इनके साथ क्या ट्रांजेक्शन किया वो आइडेंटिफाई कर ले। रिश्तेदार बता दिया ना, अब तूने ट्रांजेक्शन किया वो तो बता सकता है ना इनके ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं, बराबर की नहीं। और फिर इंक्वायर हैज टू व्हाई एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल और रिलेटेड पार्टी रिलेशन एंड ट्रांजेक्शन पेड। तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल क्यों नहीं, तुम क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, हम किए, तुम क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए, तुम्हारा इंटरनल कंट्रोल क्या वीक है, क्या दिक्कत है उसमें, बराबर ना। अच्छा एवरीवन गाइस, अभी तक तुमने क्या किया, नहीं पता चलता भाई। कल मैंने तेरे को 2 एग्जांपल दिया रिलेटेड पार्टी का, एक वो होल्डिंग वाला और वो हटा के, और फिर वो कॉमन वाला, फिर गवर्नमेंट के लिए अलग रूल है। भाई ऐसे 25-30 रूल है रिलेटेड। और समझिए कोशिश करो, मैंने वो डार्क चॉकलेट बताया था कल, लोग कंपनी ऐसे ऐसे बनाते हैं ना, तेरे को भले डेफिनेशन पता है एसोसिएट सब्सिडियरी का, बट वो स्ट्रक्चर ही ऐसे ऐसे बना है ना, समझ में नहीं आएगा कौन क्या है। ऐसे लोग बनाते रिलेटेड पार्टी, इतना आसान थोड़ी है पहचानना। लोग रिलेटेड पार्टी क्यों बनाते, फ्रॉड करने के लिए बनाते। AS 18 तुम पढ़ोगे इतने सारे रिश्तेदार दिखेंगे और सम आता है उसमें, जो मैं बता रहा था ना डायग्राम वाले सम आते, बच्चा कंफ्यूज हो रहा था पहचानने के लिए, तुम एकेडमिकली कंफ्यूज हो रहे हो, प्रैक्टिकली रिलायंस की 400 सब्सिडरी है, एसोसिएट दुनिया भर के। जब मैं ऑडिट रिपोर्ट ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं जो ऑडिट किया उसमें इंडिया का वो तो दिखाऊंगा ही मैं, और रिलायंस से भी दिखाऊंगा, इतने उनके एसोसिएट सब्सिडरीज है, इतने जॉइंट वेंचर है। अब तुमको इतनी सारी ब्रांड में बताऊंगा जो रिलायंस की है, कलर्स रिलायंस का तुमको मालूम भी है, नहीं मालूम है, तुम कलर्स चैनल देखते हो, एमली गिफ्ट वाला रिलायंस का है, इतने सारे बिजनेस रिलायंस के तुम सोच नहीं सकते। रिलायंस कितनी सारी हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी प्रोड्यूस कर चुका है, बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवी की बात कर रहा हूं मैं, हॉलीवुड में देखो तो रिलायंस एंटरटेनमेंट आता है प्रोडक्शन, खरीद लिया है सब। वही तो बोल रहा हूँ, 400 प्लस सब्सिडरीज है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, कितने सारे की मैनेजमेंट है, कौन किधर से क्या स्ट्रक्चर बना है, भाई इतना आसान नहीं है। रिलायंस का उतना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है, एडवाइजर है, उतने लोगों को रखा है, उतने लोग मैनेज करते, तो वो आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद भी उससे मिस हो सकता है, तो उससे मिस होगा, ऑर्डर को पता चलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका इंटरनल कंट्रोल वीक होगा अगर मिस हुआ, और कंट्रोल वीक नहीं होगा तो फिर मिस नहीं होगा। भाई होता है, इस पार्टी को पहचानना बड़ा दिक्कत है। मुझ बार तुमको लग रहा है ना, तुमको क्या लग रहा है भाई बहन का रिश्तेदारी चल रहा है रिलेटेड पार्टी में 25-30 अलग अलग रिलेटेड पार्टियां। फिर इनकम टैक्स में उसका रिलेटेड पार्टी का परिभाषा अलग है, ऑडिट में अलग है, लॉ में अलग है, सबका डेफिनेशन अलग अलग है। समझ में आ रहा है? क्या इतना आसान उस दिन में तुमको बताया मोर देन 50% होना चाहिए पहले, ये सब क्या तुमको मालूम है? ऐसे कितने सारे सवाल अभी तुमको करना बाकी है AS 18 में करोगे। इसकी तो रिलेटेड पार्टी को लेके लॉ इतना स्ट्रॉन्ग है, AS 18, SA 550, फिर बहुत जगह पे रिलेटेड पार्टी कंपनी लॉ, जब तुम फाइनल में गलती से चले गए, इतने सारे सेक्शन रिलेटेड पार्टी के ऊपर, बहुत सारे सेक्शन, इनकम टैक्स में बहुत सारे सेक्शन। क्यों? ये लोग फ्रॉड करते। समझे सिद्धार्थ? ऐसा नहीं कि देख के बताइए इसके भाई ये बहन है, वो भी मैंने क्या बोला, वो तो तू ऑर्डिनरी जिंदगी जी रहा है इसके लिए। कुछ ऐसे भी लोग हैं, कल जैसे डार्क चॉकलेट बताया, ऐसा कोई नया नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनके ना समझ में नहीं आता कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। जैसे मैं ये तस्लीम, मैं किसी को रॉन्ग नहीं बोल रहा, मुस्लिम से भी कई बार पता नहीं चलता है बहन कौन है भाई कौन है, होता है कि नहीं होता है, बराबर? तस्लीम जैसे कजिन ब्रदर है, तुम लोग में कजिन ब्रदर में शादी होता है तो बचपन से लेके बड़े होने तक भाई रहता है, बाद में मैरिज रहता है, पता नहीं चलता कई बार। तो भाई एक एग्जांपल है, सेम ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम से होता है, हिंदू में साउथ वाले ना, साउथ इंडियन मेरे बच्चे में जाते, कोली भी ली, वो लोग मामा से शादी करते अपने, हाँ मामा से लड़की लोग, मतलब उसके मम्मी के भाई से शादी करते साउथ इंडियन लोग, कोली उडियार बहुत लोग है हमारे यहाँ ऐसे। मैंने देखा इसने एक बार डाला हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी और उसने लिखा मामा, मतलब मामा का वेडिंग एनिवर्सरी है और तू ऐसे चिपक के फोटो डाला है, बोलते पहले मामा था अब मेरा हस्बैंड है। हाँ साउथ इंडियन में होता है, दिस इज कोली विली में होता है, हाँ होता है। किधर के मालूम है? जो यादगीर साइड के, कर्नाटका साइड के होता है। साउथ इंडियंस में मैंने नोटिस किया है, मुस्लिम्स में नोटिस किया है, तो ऐसा नहीं कि
हाँ उसमें तो नॉर्मल है कजिन का। अब समझा हीरो। हाँ तो होता है, चाचा के लड़के से भी होता है, कजिन से भी होता है तुम लोग का, क्या झूठ बोल रही हो? कजिन से भी होता है, मैंने देखा कितने दोस्तों से। अभी मैं वसीम की शादी हुई है तो उसकी उसकी शादी उसके चाचा की लड़की से हुई, नाला सोपारा में। होता है। और साउथ इंडियन लोग, भाई साउथ इंडियन में मेरे को गुस्सा आता है, वो अपने मामा से शादी करते हैं, मतलब अपनी मम्मी के भाई से। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं। अभी देखो तुम किसी को रॉन्ग नहीं बोल सकते, सबका अपना अपना रिलीजन है, अपना अपना। बट मैं तुमको ये एक्सप्लेन करूँ कि ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। बाहर तुम जाओ, बाहर की क्रिश्चियनिटी का अलग है, एक बच्चे के 4-5 माँ बाप रहते हैं, वहां उल्टा है। अपने यहाँ एक बच्चे के 10 माँ बाप, एक माँ बाप के 10 बच्चे होते हैं अपने यहाँ, वहां पॉपुलेशन कम है, एक के 4-5 माँ बाप होते हैं। हाँ वहां उल्टा है भाई, सबका क्या है। देखो तुम किसी को भी गलत नहीं बोल सकते, जो जिस एनवायरमेंट में रहा है वो उसका भाई वैसा बन गया है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है हीरो। समझ में आया? तो इतना इजी नहीं है ये, समझा एवरीवन क्या बोला मैंने? आगे ये सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब, अब तुम एंट्री देखोगे। अभी तक तुमने कंट्रोल देखो 315 में कंट्रोल अंडरस्टैंड किया, डॉक्यूमेंट में तुमने क्या चेक किया मेरे को बताओ, तुमने एंट्री चेक किया क्या? नहीं, तुमने जनरल डॉक्यूमेंट मतलब तुमने यहाँ पे कंट्रोल चेक किए, डॉक्यूमेंट चेक किया, तुमने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया क्या? नहीं, तुमने कंट्रोल चेक के पता चले कौन से रिलेटेड पार्टी है। फिर तुमने मैनेजमेंट को बोला बताओ क्या ट्रांजेक्शन से, और फिर अब तुम उस ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट चेक करोगे। समझा? फ्लो बन रहा है, ये हर एक ट्रांजेक्शन में फ्लो बनता है। पहले रैप, देन पैप के अंदर कंट्रोल टेस्टिंग, एंड फिर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब तुम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रहे हो, जो भी नए रिलेटेड पार्टी पता चला तुमको, अगर नए रिलेटेड पार्टी पे तुमने ट्रांजेक्शन चेक किया, ट्रांजेक्शन उन लोग ने लॉ के हिसाब से नहीं किया, देखो मेरे ख्याल रिलेटेड पार्टी होना रॉन्ग नहीं है, रिलेटेड पार्टी नहीं बताया वो भी गलत नहीं है, चलो हमको पता चल गया। बट उसके बाद ट्रांजेक्शन अगर तुमने ऑथोराइज करके नहीं किया, लॉ के हिसाब से नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा? परफॉर्म करूंगा एडिशनल प्रोसीजर की, क्यों लॉ के हिसाब से नहीं किया, क्यों मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया। इफ नॉन डिस्क्लोजर मैनेजमेंट इज इंटेंशनल, जानबूझ के डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो फिर हम क्या मानेंगे? ये क्या कर रहा था? फ्रॉड। अगर जेन्युइनली हुआ तो दिक्कत नहीं, वैसे 90% यहाँ पे हो सकता है कि जानबूझ के करे, 10% हो सकता है कि जेन्युइन भी हो सकता है, अगर कंट्रोल उनके अच्छे ना हो। ये समझ में आया एवरीवन? अरे बोलो यार। अब वो बोल रहा है कि कौन से बिजनेस है जो आउटसाइड नॉर्मल कोर्स में आते रिलेटेड पार्टी के। देखो यहाँ पे व्हाट ऑडिटर शेल डू आफ्टर आइडेंटिफाई किया उसने कुछ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी रिलेशन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स। डेफिनेटली अगर तुमने ऐसा कुछ आइडेंटिफाई किया तो तुम इंस्पेक्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया किसने? भाई हमारा कपड़े का धंधा है, तो टाइल्स का ट्रांजेक्शन करने के लिए ऑथोराइज किसने किया? बराबर, मैनेजमेंट ने कैसे ऑथोराइज किया? तो बिजनेस रैशनल, क्या लॉजिक है? बिजनेस रैशनल और लैक ऑफ, मतलब यहाँ पे बिजनेस रैशनल की कमी है, लैक ऑफ मतलब लॉजिक ही नहीं कुछ, कि कपड़े वाला क्या कर रहा है? टाइल्स बेच रहा है। देखो बिजनेस रैशनल मतलब लॉजिक, लैक ऑफ मतलब कमी है, उस लॉजिक की कमी, कि कपड़े वाला थोड़ी टाइल्स बेचता है। तुम उनको सजेस्ट करोगे कि तुम कुछ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हो सकता है तुम कुछ फ्रॉड कर रहे हो, बराबर, और हो सकता है तुम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट कर रहे हो, मतलब कंपनी में पैसे कौन लगाता है? शेयर होल्डर। हमारा फोकस किस पे? टेक्सटाइल पे। तुम टाइल्स वाइल्स क्यों खरीद रहे हो? टाइल्स वाइल्स क्यों बेच रहे हो? पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। तुम उसको मिस यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मिस यूज कर रहे हो। फिर एग्जामाइन दी टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या कंडीशन से कंसिस्टेंट विद मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन। तो मैंने क्या बोला, मेरे को अगेन कोई दिक्कत नहीं कि तुम नॉर्मल कोर्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हो या आउटसाइड में, बट किस शर्ते पे मैनेजमेंट ने ये अलाउ किया? कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसे टर्म्स है जो मैंने पहले बताया जिसमें फ्रॉडुलेंट कुछ चीजें लग रही है, या ऐसे कुछ टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट में जिससे लग रहा है कि एसेट मिसयूज हो रहा है, या जो भी टर्म्स लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में और ओरली मैनेजमेंट ने वही एक्सप्लेनेशन दिया है। समझ में आ रहा? तो ठीक है। अब देखो दो सेक्शन तुम पढ़ोगे फाइनल में, सेक्शन 188 189 जो रिलेटेड पार्टी का है, मैंने भी बताया ना ऑथोराइज करना। तो कौन ऑथोराइज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर की वोटिंग होती है, फिर वो बोलेगा रिश्तेदार के साथ ट्रांजेक्शन करना है कि नहीं। तो मेरे को देखना है ना तुमने उसी टर्म्स के हिसाब से काम किया है जो कंपनी लॉ ने बोला। कॉन्ट्रैक्ट में तुम कुछ भी लिखो, बड़ो किसके हिसाब से होना चाहिए? कंपनी लॉ ने जब बोला है रिलेटेड पार्टी के लिए ये कंडीशन में ट्रांजेक्शन हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी वही टर्म्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैनेजमेंट जो ओरली बोल रहा है और उसके जो टर्म्स है ट्रांजेक्शन के, तब सारे ट्रांजेक्शन के लॉ में दिया सेक्शन 188 में, वो सब मैच होना चाहिए। और कलेक्ट एविडेंस फॉर ऑपरेटेड अकाउंटिंग, तुमने उसकी अकाउंटिंग कैसे की? अब AS 18 के हिसाब से अकाउंटिंग होती है रिलेटेड पार्टी की। डिस्क्लोजर भी किसके हिसाब से? AS 18, मतलब कंप्लायंस किया कि नहीं AS 18 का, बराबर। और किसने अप्रूवल दिया आउटसाइड? किसने आउटसाइड ट्रांजेक्शन अप्रूवल दिया? देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, आउटसाइड ट्रांजेक्शन करना कोई गुना नहीं हो गया,
लेकिन अगर अप्रूवल सही बंदे ने दिया, टर्म्स लॉ के हिसाब से है, और फ्रॉडुलेंट, कुछ भी फ्रॉडुलेंट नहीं दिख रहा उसमें, बिजनेस का प्योर लॉजिक दिख रहा है। अब बताओ, रिलायंस भी तो हमेशा डाई बेचती थी, पहले इनका क्या काम था, डाई बनाते थे लोग, जो फेविक्विक वगैरह बनता है ना डब्बे, उसका पाउडर होता है डाई, पहले उनका यही काम था, बॉटल बनाने के लिए इसका डाई बनता है, पहले पाउडर्स होते हैं, पहले उनका यही काम था। तो वो लोग नए लाइन में नहीं आए, क्या आए, दैट डजंट मीन कि वो लोग फ्रॉड करे। तुम आउटसाइड जा रहे हो बिजनेस के, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो बिजनेस रैशनल का लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक लैक नहीं करना है। लैकिंग करना मतलब तुम फ्रॉड करने की इंटेंशन से किए तो फिर गलत है। या तुम्हारा जो टर्म से ट्रांजेक्शन करने का अगर कंपनी लॉ से मैच होता है और मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग बराबर किया तुमने, ऑथोराइजेशन लीगली हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, रिलेटेड पार्टी बनाना या आउटसाइड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना कोई दिक्कत नहीं, वहां डाउट आता है अपने को, लेकिन ये सारे सवाल पूछने के अगर उसने सब कुछ बराबर किया है तो हमको कोई दिक्कत, समझा भैया। बोलो यार, यहाँ पे क्वेश्चन है, रीड करो अभी। क्या लिखा है, वाइल ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट of completely balanced limited for the financial year 2021, the auditor observes that following transactions were not recorded in the financial statement even though they were recorded in the books of account। मतलब देखो, मैंने बताया था पहले दिन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो चीज आती है, बहुआ मतलब जनरल एंट्री लेजर, और फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट। तो तुम्हारे बहुआ में, बहुआ मतलब उसका डॉक्यूमेंट है, उसकी जनरल एंट्री हुई है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट में वो आया नहीं है। क्या क्या नहीं है, दी इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट है जिसका अमाउंट कितना 40,000, ये नहीं रिकॉर्ड हुआ। एक ट्रेड रिसीवेबल है 29,000 का, नहीं रिकॉर्ड हुआ। ट्रेड पेबल 22,000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 56,000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अदर इनकम 94,000 का रिकॉर्ड नहीं हुआ। और ये सब मटेरियल इन नेचर है। मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, कौन से थे, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। कमेंट ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू एज डिपिक्टेड बाय द एफएस ऑफ द अबव मेंशन कंपनी। कहीं पे भी रिलेटेड पार्टी का जिक्र किया है क्या, बट ये ट्रांजेक्शन मिस है कि नहीं। और मटेरियल है तो क्या चांसेस होता है, ट्रांजेक्शन मटेरियल है मतलब इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, और उसको डिस्क्लोज नहीं किया, क्यों नहीं किया होगा, हो सकता है किसके साथ हुआ रहेगा ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी के साथ। समझो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो तो ऐसे ही पूछते हैं, ये ओल्ड सिलेबस में आया है, मैंने सब डाल दिया है इसमें यार। क्वेश्चन जितना करोगे उतना एप्लीकेशन अच्छा होगा। देखो क्या लिखा है, मेंशन अबव आंसर अकॉर्डिंग टू दी ऑडिटर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीटली डू नॉट, ये कोई ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करता नहीं है, कोई ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट करता नहीं है, राइट एवरीवन। बिकॉज सर्टन मटेरियल ट्रांजेक्शन, जैसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू लाइबिलिटी, भाई इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन में से मतलब वहां मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ ना, डिस्क्लोजर नहीं करना मतलब मिस स्टेटमेंट ही हुआ ना। इंपॉर्टेंट इनकम मिस, इंपॉर्टेंट एसेट एक्सपेंस वर नॉट रिकॉर्डेड, the actual position is depicted in the books of account is completely balance limited for financial 2021 that not is a, तो वही चीज है, डायरेक्ट लिख दिया उसने। तो यहाँ रीजन भी दे सकते हो, क्या रीजन दे सकते हो भाई, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकता है, यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, बराबर। क्या 550 में कोई दिक्कत, जो लेसन हमने खत्म किया है 25 से 30 मार्क्स अगर अगर हम लोग एक बार आगे बढ़ने के पहले देखिए तो हमने पहले किया 1 एंड 11, 1 एंड 11 10 से 12 मार्क्स दे सकते हैं मिला के, 10 से 12। फिर हमने थर्ड लेसन किया गाइस, थर्ड लेसन का वेटेज 10 ही मार्क्स, लेकिन वो बैकबोन है, लेंदी भी है, बैकबोन भी है, और बहुत डिटेल में पढ़ा है। अगेन फोर्थ लेसन 25 से 30 मार्क्स से, क्योंकि इसके अंदर लेसन नंबर 5 ऐसे पाइनेट की सीरीज आती है।
अगर मैं मिनिमम साइड भी लेके 25, 10, 35 और 10, 40, तो यहाँ पे तुम्हारा 40 से 50 अगर हायर साइड भी यहाँ पे कवर हो जाता है आराम से। वो भी मैंने थोड़ा कम लिया, 111 का थोड़ा कम ही लिया है, ये सब मिनिमम लिया है मैंने। क्या लिया? मिनिमम। तो आप तुम समझो 45 से 50 के बीच में ये लोग तुमको दे सकते हैं। देखो आईसीआई का वेटेज का कोई गारंटी नहीं, तो मैंने उसको मिनिमम लिया, बट वेटेज वाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। ऑडिट समझना है तो ये बैकबोन हो जाएगा, और देन ये हमारा समझ में आ रहा है। ये करीबन 45 से 50 मार्क्स हुआ। अब मैं एक लेसन जो शुरू कर रहा हूँ उसके अंदर भी 500 की सीरीज है, उसको उसके अंदर भी कौन सी है? 500 की सीरीज। यहाँ पे लेसन नंबर 9 है, ठीक है। मेरी जो मेन बुक है मॉड्यूल आईसीआई की, उसमें लेसन नंबर 7 होता है। तो इसमें भी देखो 500 की सीरीज है, 1, 2, 3, 4, एक 450, हाँ 500 की सीरीज है।